नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर हम चर्चा करते हैं देश में चल रही राजनीति पर और एक निष्पक्ष एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे देवेंद्र फडणवीस पर। राज्य के वह 21वें मुख्यमंत्री बन गए हैं और तीसरी बार उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार वह बन गए उप मुख्यमंत्री। अभी किसके पास कौन सा पोर्टफोलियो जाएगा, इसके विषय में फिलहाल कोई खबर हमारे सामने नहीं आई हुई है। देवेंद्र फडणवीस ने पिछले 5 सालों में राज्य की राजनीति को जिस तरीके से साधा, उसका परिणाम यह है कि वह एकमात्र चेहरा थे भाजपा की तरफ से जिनको मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त समझा गया। लेकिन चीजें उनके लिए इतनी आसान नहीं है, क्योंकि राज्य की वर्तमान आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है और जिस तरह की घोषणाएं महायुति या ये कहें महाविकास आघाड़ी, इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा था, कौन कितना मुफ्त की चीजें बांटेगा और वह मुफ्त की चीजों का प्रभाव राज्य की आर्थिक स्थिति पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। इन चुनौतियों का सामना आखिर देवेंद्र फडणवीस करेंगे कैसे? आज की वीडियो में हम इन्हीं चुनौतियों पर चर्चा करने वाले हैं। क्या-क्या चुनौती देवेंद्र फडणवीस के सामने आने वाली है? इसमें राजनीतिक चुनौती है, आर्थिक चुनौती है और सामाजिक चुनौती है। इन विषय पर हम समग्रता से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, आर्थिक, फिर चलेंगे सामाजिक और अंत में आएंगे राजनीतिक। इन तीन मुद्दों पर हम इस तरीके से चर्चा करने वाले हैं। पहले बात करते हैं आर्थिक मुद्दे की। यहाँ पर तीन कैटेगरी हमारे पास आ रही है। पहला है गुड गवर्नेंस, दूसरा आ रहा है कैसे आएगा पैसा और तीसरी बात कर लेंगे किसानों के मुद्दों की। पहले चलते हैं गुड गवर्नेंस की तरफ। अगर हम गुड गवर्नेंस की बात करें तो 2014 से 2019 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस। 5 साल सत्ता चलाई उस राज्य में जहां पर पिछले 30 सालों में किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। यहां तक कि शरद पवार जैसे नेता भी 5 साल तक मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठ पाए थे। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे भी ढाई ढाई साल मुख्यमंत्री रहे। देवेंद्र फडणवीस भाजपा की तरफ से पहली बार मुख्यमंत्री बने और उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उस कार्यकाल का नतीजा रहा है कि 2019 में जब चुनाव हुए तो पूर्ण बहुमत मिला भाजपा शिवसेना गठबंधन को। सरकार नहीं बनी, एक अलग कारण है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के लिए वह मैंडेट था, क्योंकि 2014 से 19 में कुछ ऐसे काम हुए जिसका प्रभाव महाराष्ट्र में देखा गया। अगर आप देखेंगे तो मुंबई से नागपुर 701 किलोमीटर तक का एक्सप्रेसवे बनाने का कार्य जो है इसी समय शुरू हुआ। इस दौरान उस एक्सप्रेसवे के साथ पड़ रहे थे 18 जिले, 18 शहर जिनको विकसित किया गया था। इसके अलावा 10 जिले प्रत्यक्ष रूप से और 14 जिले अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर प्रभावित हुए और वहां पे डेवलपमेंट वर्क जो है वो देखा गया। इसके बाद राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरनी ही थी। फिर उसके बाद उन्होंने जल जीवन शक्ति मिशन की शुरुआत करी, जो कि किसानों के लिए साल भर जल उपलब्ध कराएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र की वर्तमान स्थिति दोनों किसानों पर आधारित है। महाराष्ट्र में किसान एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पे हम सेपरेट अभी चर्चा करने वाले हैं। और किसानों के लिए साल भर सिंचाई के लिए जल उपलब्ध रहे, इसकी व्यवस्था करना बहुत आवश्यक था। खासकर जो विदर्भ का एरिया है, नागपुर का क्षेत्र विदर्भ में आता है, ऐसे में इससे काफी फायदा वहां पर देखा गया। इसके अलावा 300 किलोमीटर तक का मेट्रो का जाल मुंबई नगर में उन्होंने बसाया और फैलाया, क्योंकि मुंबई में बहुत अब बर्डन पड़ चुका है वहां की लोकल ट्रेन्स पर। ऐसे में मेट्रो की रिक्वायरमेंट वहां बढ़ रही थी और जैसी परिस्थितियां वहां पे उत्पन्न की गई, मेट्रो के काम को कई बार रोका गया, फिर भी देवेंद्र फडणवीस ने वहां पर 300 किलोमीटर का मेट्रो का जाल फैला दिया, जिसका प्रभाव अब देखने को मिल रहा है कि वहां पर ट्रैफिक की सिचुएशन काफी हद तक सुधरी है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के सामने इस कालखंड में, या जो उनका कार्यकाल अभी आने वाला है 19 से 24 से 29 वाला, इसमें कई सारी समस्याएं आ सकती हैं उनके सामने। क्या-क्या समस्या आएंगी? पहला तो ये समझिए कि 2019 से 2024 तक महाराष्ट्र की राजनीति काफी अस्थिर रही और जब भी किसी राज्य या किसी देश की राजनीति अस्थिर होती है तो उसका प्रभाव वहां की इकोनॉमिक्स पे पड़ता है। और महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर घटता गया है राज्य का। क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर?
जब कोई सरकार ऐसा ऐसा एक्सपेंडिचर या खर्च करती है जिससे कि राज्य में निर्माण कार्य होता है, उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे नई रोड का निर्माण करना, नए ब्रिज का निर्माण करना, इस तरह की चीजें जो हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होती हैं। यह लगातार गिरता गया है और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर गिरेगा तो उसका प्रभाव रेवेन्यू पर भी दिखाई देगा और राज्य का रेवेन्यू घटता चला जा रहा है। राज्य पे कर्ज की बात करें तो वर्तमान स्थिति में 7.82 लाख करोड़ का कर्ज महाराष्ट्र के ऊपर है। ऐसे में महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति खराब होते दिखाई दे रही है। कई बार तो ऐसा हुआ क्योंकि महाराष्ट्र देश का सबसे धनी राज्य है, लेकिन वहां पर पिछले 5 सालों में एफडीआई लगातार गिरता गया है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर की कंपनियां जब किसी देश में इन्वेस्ट करती हैं तो उसे एफडीआई कहते हैं और ये एफडीआई लगातार घटता जा रहा है। कई सारे प्रोजेक्ट गुजरात चले गए हैं। अगर आप नोटिस करेंगे, इस चुनाव में यह भी मुद्दा था कि राज्य में गुजराती व्यापारी ऐसे आए हुए हैं और गुजरात कई सारे प्रोजेक्ट जा चुके हैं जिसका प्रभाव महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति पर देखा जा रहा है। अब देवेंद्र फडणवीस ने यह दिक्कत आ रही है कि जिस तरह से वर्तमान आर्थिक स्थिति महाराष्ट्र की बन चुकी है, उससे वह कैसे पार पाएंगे। एक्सपेंडिचर कैपिटल वाला वो गिरा हुआ है, रेवेन्यू गिरा हुआ है, एफडीआई गिर रहा है और कर्ज बढ़ा हुआ है। यह चार समस्याएं उनके सामने है। इससे निपटना उनका उनकी प्रमुख चुनौती यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि गुड गवर्नेंस जो उन्होंने 2014 से 19 के बीच में दिखाया और शायद 2024 में जो मैंडेट आया उसमें बहुत बड़ा योगदान देवेंद्र फडणवीस के चेहरे का था। इसलिए उन पर अब जिम्मेदारी काफी ज्यादा है कि वो महाराष्ट्र को कर्जे से कैसे उबारते हैं और वहां पर लोगों की आय को कैसे बढ़ाते हैं। एक और मुद्दा आर्थिक में है, वह है लाड़की बहन और जो सोशल वेलफेयर स्कीम है उसमें जो होने वाले खर्च हैं। इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, इस राजनीति को तो हर किसी ने माना है कि जो अभी चुनाव हुए और महायुति को जो सफलता मिली, इस सफलता के पीछे लाड़की बहन योजना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लाड़की बहन योजना बेसिकली थी क्या कि 21 साल से 65 साल तक की महिलाएं जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनको 1500 रुपए देने की यहाँ पर व्यवस्था की गई। अच्छा, जब चुनाव हुए तो ऐसी ही स्कीम निकाली महाविकास अघाड़ी ने, महालक्ष्मी योजना, उसमें कहा हम 3000 देंगे। तब इन्होंने 1500 की स्कीम को बढ़ाकर कर दिया 2100 रुपए पर मंथ। अच्छा, 4 किस्तें जा चुकी थी, लेकिन अब किस्त के साथ दिक्कत यह है कि अब 600 रुपए पर स्त्री यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो अब राज्य इस खर्चे को कैसे यहाँ पर ठीक करेगा, क्योंकि जो घोषणाएं यहाँ पर की गई सोशल वेलफेयर स्कीम की, उसमें राज्य के ऊपर लगभग 90,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन आएगा और इसमें केवल लाड़की बहन योजना के तहत 41,000 करोड़ रुपए खर्च बढ़ने वाला है। यह पैसा कहां से सरकार लेकर आएगी, इस पर हमें चिंता करनी है। वर्तमान स्थिति में शहर की और गांव की जो बेरोजगारी स्थिति है, वह भी महाराष्ट्र में विभत्स हो गई है। ऐसे में उनके लिए बेरोजगारी भत्ते का भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है। कई सारे जातीय समूहों को पैसे बांटने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अब सरकार यह पैसा लेकर कहां से आएगी, क्योंकि सरकार की वर्तमान स्थिति काफी खराब हो चुकी है और इस आर्थिक स्थिति से अगर उन्हें उभरना है तो फिर पैसा मतलब रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए केवल एक ही तरीका अभी है। अगर आप त्वरित चाहते हैं पैसा आपके पास आए तो आपके पास केवल दो तरीके हैं। पहला, या तो आप कर्ज लीजिए जो कि महाराष्ट्र के ऊपर पहले से बहुत ज्यादा हो चुका है, और दूसरा यह है कि आप सर्विसेज के कॉस्ट बढ़ा दीजिए। मतलब जो बेसिक सर्विसेज हैं, जैसे वहां पर जमीन मापने को लेकर जो सर्विस कॉस्ट था सरकार का, उसको वहां पर सरकार ने बढ़ा दिया है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ सर्विसेज जो हैं वो महाराष्ट्र में आपको महंगी होती दिखाई दें। लेकिन अगर यह सर्विसेज महंगी होंगी तो फिर आने वाले समय में बीएमसी का चुनाव होने वाला है, उसमें सरकार को नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो अब प्रॉब्लम यही आ रही है कि कैसे इसको यहाँ पर टैकल किया जाए। तो यहाँ पर लाड़की बहन योजना और जो वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसे बांटने की बात की गई, उनके लिए पैसा कहाँ आएगा, कहाँ से आएगा सरकार के पास, यह सबसे बड़ी समस्या है और देवेंद्र फडणवीस इससे कैसे पार पाएंगे, यहीं पर शायद उनके चातुर्य का प्रदर्शन होने वाला है। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो सफलता उनको आगे भी देखने को मिलेगी। तीसरा आर्थिक मुद्दा है किसान। देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो प्याज, संतरा, अंगूर, गन्ना, कपास, सोयाबीन, ये कुछ ऐसे फसल हैं जो कि वहां के किसानों की आय का मुख्य स्रोत हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में आप देखेंगे तो किसानों का मुद्दा इस चुनाव में हावी रहा है और कई सारे ऐसी चीजें, खासकर कपास और सोयाबीन पर एमएसपी, इसको लेकर महाविकास आघाड़ी और महायुति ने बहुत सारे वादे किए हैं। अभी आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्याज पर पाबंदी लगी हुई थी, प्याज का निर्यात नहीं हो सकता,
और महाराष्ट्र पूरे भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करता है, सबसे अधिक निर्यात करता है। खासकर नासिक और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहां पर आप देखेंगे कि प्याज ज्यादा उत्पन्न होता है। तो ऐसे में जब निर्यात पर पाबंदी लगाएगी तो उसका प्रभाव लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि नासिक और उसके आसपास की बेल्ट में जो 12 सीटें थी, उन सीटों पर भाजपा को नुकसान हुआ और भाजपा वह सीटें वहां पर हार गई। तो ऐसे में प्याज के निर्यात को लेकर जो पाबंदी लगाई उसका प्रभाव देखने को मिला। कपास और सोयाबीन की एमएसपी रेट को लेकर लगातार यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। गन्ना किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी, इसका यहाँ पर एक समस्या है। संतरा और अंगूर की जो फार्मिंग हो रही है उसमें डिक्लाइन लगातार देखा जा रहा है, उसको कैसे ठीक किया जाएगा। और महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि किसान की ऋण माफी, जो वो लोन लेते हैं, इस ऋण माफी को लेकर भी चर्चाएं काफी ज्यादा हैं। और महायुति ने अपने जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस में उन्होंने वो लिखा था कि हम लोन माफ करेंगे और अगर सरकार लोन माफ करती है तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन यहाँ पर सरकार पर आने वाला है। अब सरकार वह 2 लाख करोड़ रुपए कहां से लेकर आएगी, इसके विषय में देवेंद्र फडणवीस को बताना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में यह समस्याएं यहाँ पर आ सकती हैं। यह थी आर्थिक स्थिति जो महाराष्ट्र की चल रही है और उसमें यह सारी समस्या। अब बात करते हैं सामाजिक मुद्दे की। और सामाजिक मुद्दे में एक मुद्दा प्रमुख है, वह है मराठा आरक्षण। आप अगर देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कई सारे ऐसे नेता थे जो वहां पर खड़े थे। वह नहीं चाह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, कारण उनकी जाति का वहां पर होना। ब्राह्मण जाति से आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति में लगभग 70% आबादी ओबीसी और मराठा समुदाय की है। मनोज जरांगे पाटिल ने जिस दौरान शुरू किया था मराठा आरक्षण का मुद्दा, वह मुद्दा सरकार के लिए एक नकारात्मक माहौल तैयार कर दिया था। लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिला था। अब दिक्कत यह है कि जो राजनीति वहां पर चल रही है, इस राजनीति में सबसे बड़ी समस्या जो आने वाली है, उसमें यह है कि पहली बात तो एकनाथ शिंदे को हटाकर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं। मराठा समुदाय के एक व्यक्ति को हटाकर मुख्यमंत्री बनने के लिए एक अगला समुदाय वहां पर आया है। तो ऐसे में समाज में संदेश एक गलत जा रहा है। लेकिन अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का यहाँ पर साथ होना, इससे भाजपा इस मराठा आंदोलन के मुद्दे को टैकल कर सकती है। लेकिन अब संतुलन साधना होगा, क्योंकि मराठा आरक्षण का मुद्दा, अगर वहां पर मराठा समुदाय को आरक्षण दिया गया तो ओबीसी समुदाय को कैसे साधा जाएगा, क्योंकि अगर आप आरक्षण की व्यवस्था करते हैं तो इससे ओबीसी समुदाय का जो रिप्रेजेंटेशन है वो वहां पर अफेक्ट होगा। देवेंद्र फडणवीस के साथ ये समस्या आने वाली है कि वह इस समस्या का कैसे निदान करते हैं। मराठा समुदाय और ओबीसी समुदाय के बीच में वह संतुलन कैसे साधते हैं, यहीं पर उनके राजनीतिक चातुर्य का परिचय होने वाला है। एक और बात यहाँ समझिएगा, मराठा आंदोलन और आरक्षण का मुद्दा वर्तमान समय में कोर्ट में है। तो देवेंद्र फडणवीस के साथ एक से एक यहाँ पर क्या कहें, फेस सेविंग जो स्थिति है वह यह बन रही है कि वो ये कह सकते हैं कि भाई फिलहाल अदालत में यह मुद्दा चल रहा है, जैसा वहां पर निर्णय आएगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काम करेंगे। और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के होने की वजह से भी वह यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि दो बड़े मराठा नेता हमारे साथ हैं, तो वह इस मुद्दे को यहाँ पर अच्छे से टैकल कर पाएंगे। एक और चीज तो यहाँ पर साथ जा रही है उनके कि अगर मराठा आंदोलन का प्रभाव इतना ही ज्यादा होता तो इस चुनाव में उन्हें ऐसी जीत ना मिली होती। तो सीधी बात है, मराठा आरक्षण का मुद्दा उतना प्रभावी नहीं जितना कि हमको फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो सामाजिक मुद्दे में मराठा आरक्षण और ओबीसी के मुद्दे को वो कैसे टैकल करेंगे, यहीं पर समस्या आ सकती है और इसको देवेंद्र फडणवीस साधते कैसे हैं, यह आने वाला समय हमको बताएगा। अब बात करते हैं पॉलिटिकल यहाँ पर चुनौतियों की। उसमें सबसे पहले चुनौती आ रही है एकनाथ शिंदे। जब चुनाव हुआ और परिणाम आए तो एकनाथ शिंदे ने कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो कि महायुति के गठबंधन के बीच में किसी भी तरह का सामंजस्य चल रहा है इसको नकार रहा था। यहाँ तक कि वो यह तक कह गए कि जनता यह चाहती है कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने। लाड़की बहन योजना को उन्होंने अपना ब्रेन चाइल्ड बताया। जब तीनों लीडर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां पर एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं कि मैं शाम को बताऊंगा कि मैं शपथ लूंगा कि नहीं लूंगा। तो सीधी बात है, एकनाथ शिंदे उनके लिए कोई राह में फूल नहीं बिछा रहे हैं, कांटे बिछाएंगे। और देवेंद्र फडणवीस को यह समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से एकनाथ शिंदे की इस पावर पॉलिटिक्स को यहाँ पर टैकल करते दिखाई देंगे। एक और कारण है इसके पीछे कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो है वो प्रमुखता से उभर कर आएंगे और इसका असली परिचय बीएमसी चुनाव में होगा।
अब बीएमसी चुनाव का मुद्दा समझिए यहाँ पर। 2017 में जब चुनाव हुआ था बीएमसी का, तो बीएमसी में 236 सीटें हैं और अगर आपको वहाँ पर बहुमत प्राप्त करना है, तो 119 सीटों की आवश्यकता होती है। 2017 के चुनाव में शिवसेना और भाजपा ने साथ चुनाव लड़ा था और वहाँ पे शिवसेना को 84 और भाजपा को 82 सीटें मिली थीं। तो बहुमत मिला था, मेयर वहाँ पर शिवसेना का बना था। लेकिन जब अभी विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में 36 सीटें आती हैं, जहां पर बीएमसी का पूरा क्षेत्र है, उसमें 36 विधानसभा सीटें आती हैं। उसमें से 22 सीटें मिली थी महायुति को और 14 सीटें मिली थी वहां पर महाविकास अघाड़ी को। लेकिन बीएमसी इज ऑल अबाउट शिवसेना। अगर हम इसको अलग-अलग देखें, शिवसेना बीजेपी के संदर्भ में देखें, तो बीजेपी को 15 सीटें मिली, शिवसेना को मतलब एकनाथ शिंदे गुट को 6 सीटें और उद्धव ठाकरे के गुट को यहाँ पर मिली थी 10 सीटें। तो सीधी बात है कि बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे जैसे आ सकते हैं, वह यहाँ पर राजनीति करते ऐसे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है बीएमसी चुनाव में वह अकेले ही जाएँ यहाँ पर और महाविकास अघाड़ी से खुद को अलग कर लें और फिर से उन्होंने अपनी कर रखा है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ना है। तो बीएमसी के चुनाव में एकनाथ शिंदे को साथ रखना जरूरी है। अब एकनाथ शिंदे यहां पर मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, तो शिवसेना का कैडर इस बात को कैसे लेगा, इसका सही निर्णय जब बीएमसी का चुनाव होगा उसमें हमें पता चलेगा। तो अब देवेंद्र फडणवीस के साथ यह एक चुनौती आ चुकी है कि एकनाथ शिंदे को वह कैसे साधे, क्योंकि अगर आपने बीएमसी कैप्चर नहीं किया, बीएमसी में सत्ता स्थापित नहीं करी, तो आपने महाराष्ट्र को आधा जीता है। 92,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है जब हम बात करते हैं बीएमसी की। देश के कई सारे राज्यों की जीडीपी इतनी नहीं जितना कि बीएमसी का अकेले जीडीपी है। यहाँ तक कि कई सारे छोटे देश भी बीएमसी से पीछे हो जाते हैं और शायद विश्व का सबसे बड़ा रेवेन्यू वाला अगर कोई क्षेत्र है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो वह बीएमसी ही है। तो ऐसे में आने वाले समय में यह समस्या आने वाली है कि एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, बीएमसी इन सबको देवेंद्र फडणवीस कैसे साधने वाले हैं। अगर वह इसको नहीं साध पाएंगे, तो फिर महाराष्ट्र जीतना उनके लिए समस्या पैदा कर देगा, क्योंकि बीएमसी हाथ नहीं आया, तो महाराष्ट्र भी जो है वह आधा ही यहाँ पर हाथ में आता हमको दिखाई देगा। तो अब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को देवेंद्र फडणवीस आने वाले 5 सालों में कैसे साधने वाले हैं, यह तो समय बताएगा। लेकिन 2014 से 19 के बीच में एक अच्छी सरकार उन्होंने चलाई थी। इस वजह से जनता उन पर भरोसा करती है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उन पर भरोसा करता है, तो शायद वह इन समस्याओं का समाधान कर लें। लेकिन पहली समस्या का समाधान करना होगा, वह है आर्थिक मुद्दा। बाकी कैसा काम करेंगे, हम तो चर्चाएँ करते रहेंगे। डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल और इजाज़त दीजिए अपने दोस्त को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।